जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित सवालों को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर होगी 8वें वेतन आयोग की 7 से लेकर 10 अगस्त तक जो कुछ बड़ी मीटिंग्स होने वाली है इसके बारे में। अब ये मीटिंग अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसके बारे में वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, हमारे एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ अच्छी मांग होनी चाहिए, यानी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी रेट को हटाकर सभी फैमिली पेंशनर्स को जो है आजीवन इनहेंस रेट से ही पेंशन मिलनी चाहिए, यानी वही पेंशन जो एक सर्विस पेंशन के बराबर होती है। और यही मांग केंद्र सरकार तक पहुंची है और इस पर आश्वासन भी मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में फैमिली पेंशनर्स के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार जो है सभी फैमिली पेंशनर्स के लिए ये सुविधा लेकर जरूर से आएगी कि उनकी पेंशन जो है 7 साल के बाद कम नहीं होगी, पर वही पेंशन आएगी जो फैमिली पेंशन शुरू होते हुए शुरू होती है। ये मांग गई है केंद्र सरकार के सामने। अब जो भी अपडेट होगी आने वाले दिनों में हम वीडियो के माध्यम से जरूर से साझा कर देंगे। चलिए इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम, मैं दिसंबर 2004 में हवलदार से रिटायर हूं, मुझे एमएसपी नहीं मिला। सर, 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको एमएसपी नहीं लागू है, क्योंकि एमएसपी का जो फॉर्मूला है 2006 में आया है, यानी 6 सीपीसी में लागू किया गया है। तो अगर आप 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, आपको आपकी पेंशन में कहीं पर भी क्लियरली एमएसपी मेंशन नहीं होगा, क्योंकि लागू नहीं है। पर जैसे ओआरओपी का रिवीजन हो रहा है, आपको ओआरओपी के हिसाब से बड़ी हुई पेंशन मिल रही है, तो उसमें एमएसपी जो है इंक्लूड है, क्योंकि एमएसपी जो है उसकी दरें बेसिक पे में मर्ज होती है। तो वो बेसिक पे जो आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आपको एमएसपी भी मिल रही है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, हमने सीपी ग्राम पे ग्रेवेंस दिया है 2/7/2026 को एडिशनल पेंशन के एरियर को लेकर। अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया, सॉल्यूशन कब तक मिलेगा? और स्टेटस जो है अंडर प्रोसेस बता रहा है। तो आपने अगर स्टेटस चेक किया है और अंडर प्रोसेस बता रहा है, यानी कि कार्रवाई हो रही है और जल्दी से ये जो एडिशनल पेंशन का एरियर है वो आपके खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर भी कुछ दिक्कत आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरे दादी माँ रेलवे पेंशनर्स थे, 30 जून 2026 को उनकी मृत्यु हो गई है, तो 8 पे कमीशन का एरियर मिलेगा 6 महीने का। देखिए, 6 महीने का एरियर तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू मानती है तो। क्योंकि अभी लागू मानने की तिथि को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी या पेंशनर्स के संगठन है उनमें ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगी। पर जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है, आपको जो ये 6 महीनों का पैसा है इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और जब अगर पता चले कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग दे रही है, तब आप इस पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। वो क्लेम कर सकते हैं जो नॉमिनी थे, तो वो जरूर इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई बुआ वगैरह है, वो जो पेंशन जिसको आ रही हो बाद में अभी, तो सब जो नॉमिनी वगैरह होते हैं वो इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्कार, मेरी माता जी को आर्मी और ये डिफेंस यानी कि शायद डीएससी का बोलना चाह रहे हैं, 2 पेंशन मिलती है, क्या एडिशनल पेंशन जो है दोनों पर मिलता है? क्या इस बारे में आप बताइए। अगर आपको 2 पेंशन अलाउ है, 2 पेंशन अगर किसी भी फैमिली पेंशन को मिलती है तो एडिशनल पेंशन भी दोनों ही पेंशन पर जो है वो लिख कर आएगी। ऐसा ही होता है। जो एडिशनल पेंशन है वो दोनों ही पेंशन पर मिलकर आएगी, तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 7 से लेकर 10 अगस्त तक
8वें वेतन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की वित्तीय रूपरेखा के बारे में। अब इस मीटिंग में जो 7 से लेकर 10 अगस्त तक जो ये महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने वाली है, इनमें वेतन संरचना में बदलाव पर बात होगी। इसके साथ साथ देखिए इस मीटिंग के मुख्य एजेंडा है कर्मचारी संगठनों द्वारा बेसिक पे, डीए, एचआरए और टीए पर विस्तृत सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी को। नई वेतन संरचना के घटक क्या है उसको समझते चलिए। यहाँ पर बेसिक पे में रिवीजन की मांग है, हाउस रेंट अलाउंसेस में बदलाव की मांग है। इसके साथ साथ अगर बात करें फिटमेंट फैक्टर बेहतर चाहिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में बदलाव, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्तों की गणना में बदलाव और ग्रॉस सैलरी की नई गणना। कुछ इस तरीके से ये मांगे जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने, ये सुझाव कमेटी के सामने भेजे जाएंगे। अब वेतन का मुख्य आधार क्या है? बेसिक पे, ये तो आप सब जानते हैं, चाहे सैलरी का हो चाहे पेंशन का हो। भविष्य की सुरक्षा पेंशन को लेकर बनती है। अब टीए जो है वो परिवहन भत्ता है। नया बेसिक पे पूरा वेतन इसी पर आधारित होता है। बेसिक जितना बेहतर उतना ही अलाउंसेस और सैलरी या पेंशन में फर्क पड़ेगा। डीए यानी महंगाई भत्ता की गणना भी बेसिक पे होती है और एचआरए यानी मकान किराया भत्ता जो है वो भी बेसिक पे के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। इसके साथ देखिए वेतन वृद्धि का गुणक यानी फिटमेंट फैक्टर, वर्तमान में जो बेसिक पे है उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारी नई बेसिक पे मिलेगी। इसीलिए 8वें वेतन आयोग में एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर है वो चाहिए जिसकी मांग कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर बात करें कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग क्या है? एक बेहतर और उच्च फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा नया बेसिक पे उतना ही बेहतर बनेगा। अब इसके साथ देखिए अगर हम बात करें डीए जो नए आधार पर महंगाई भत्ता की कैलकुलेशन वगैरह है। अब पुराना डीए जो 50% होते ही जो है बेसिक वगैरह में मर्ज होता था, वो तो अब देखिए 7वें वेतन आयोग में हालांकि नहीं हुआ। तो इसमें देखिए नई बेसिक पे के लागू होते ही डीए की गणना एक नए शून्य यानी जीरो या संशोधित आधार से शुरू होगी। आयोग की भूमिका क्या रहने वाली है? शुरुआती डीए का प्रतिशत और भविष्य में बढ़ोतरी का फॉर्मूला पूरी तरीके से आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। कुल वेतन वृद्धि में डीए एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो ये तो आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में भी देखिए वेतन आयोग तो हर 10 साल के बाद आता है, लेकिन हमें महंगाई से राहत के लिए साल में 2 बार जो महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी होती है उसी का आधार होता है, तो उसकी गणना में भी बदलाव बेहद ही जरूरी हो गया है। अब एचआरए की बात करें तो शहरों के अनुसार नया वर्गीकरण, यहाँ पर एक्स ग्रुप एक्स कैटेगरी में जो शहर आते हैं वहां 36%, वाई में 24%, जेड में 12%। कुछ इस हिसाब से अगर कहूं तो भविष्य में डीए बढ़ने पर एचआरए में भी ऑटोमेटिक जो है वृद्धि हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से डीए एचआरए में भी जो है वृद्धि होगी। इसके साथ टीए की अगर बात करें तो न्यूनतम स्तर क्या है? 9,000 रुपए लेवल 1 का मिनिमम ये फ्लोर है। इसके साथ देखिए लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए टीए के रूप में न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति माह की यहाँ पर जो है मांग रखी गई है। फिर जैसे जैसे पे लेवल बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से बेसिक के हिसाब से जो है टीए की दरों में बदलाव होता था। अब देखिए पूरी सैलरी कैसे बनेगी? नया बेसिक पे यानी 8वें वेतन आयोग का बेसिक पे, नया डीए, संशोधित एचआरए, नया टीए और अन्य भत्ते मिलाकर ही ग्रॉस सैलरी जो है आपके पास आएगी, लेकिन अच्छी खासी होनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल फिटमेंट फैक्टर को देखकर पूरी सैलरी का अनुमान लगाना गणितीय रूप से सही नहीं होगा। सभी भत्तों का नया संयोजन ही असली आय तक जो है पहुंचाएगा या महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर बात की है। अब कर्मचारियों पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा? बेसिक पे में ठोस वृद्धि होगी, एचआरए और टीए के भत्तों में इजाफा होगा, कुल और वेतन और भविष्य की वेतन पेंशन में जो है सीधा यहाँ पर लाभ मिलेगा। यह सभी लाभ इस बात पर निर्भर है कि सरकार कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग को किस हद तक स्वीकार करती है। तो कुछ इस तरीके से जो है 7 से लेकर 10 अगस्त तक जो ये मीटिंग्स होने वाली है और जिसकी जानकारी 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल साइट से मिली है, तो वहां पर इसके बारे में जो है लिखा है कि ये 7 से लेकर 10 तारीख तक जो मीटिंग है अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता अगर देखते चले तो 7 से 10 अगस्त की महत्वपूर्ण बैठकें कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव यहाँ पर सीधे जाएंगे। डेटा का विश्लेषण और सरकार की औपचारिक सिफारिशें सरकार को ये करेगी वेतन आयोग की कमेटी। ये सारी मीटिंग्स के आधार पर ही ये सिफारिशें तैयार होगी। सरकार का अंतिम निर्णय कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा व मुहर के बाद लगेगा। तो कुछ इस हिसाब से जो है ये बैठकें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं।
तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसमें हमने बात की 8वें वेतन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण बैठकों की, और साथ में हमने कुछ कमेंट्स देखे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया था। अगर आपके भी कोई सवाल हैं पेंशन को लेकर, एमएससीपी या एससीपी को लेकर, महंगाई भत्ते या कोई पुराने एरियर को लेकर या सीपी ग्राम को लेकर, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सवाल साझा जरूर कर सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में आपके सवाल जो है वीडियो में शामिल करके उनका जवाब दूंगी, और हमारे वो सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जिनको अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्लीज दोबारा कमेंट करिए ताकि वो सवाल हमारे सामने आए और उनका हम जवाब दे पाए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो से मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।